हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज पीपल एज अ रिसोर्स। ओके, तो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था और चैप्टर फर्स्ट क्या था? फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर फार्मिंग इन पालमपुर में हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, हमने वो पढ़े थे। ठीक है, हमने पढ़े थे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ा था। फिजिकल कैपिटल अगेन हमने फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसका फर्दर डिवीजन भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखे थे कि मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, हमने देखे थे कि पालमपुर के अंदर कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो क्रक्स था चैप्टर का वो प्रोडक्शन से ही था कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, हम कोई भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो मतलब फैक्टर्स क्या होता है, वही रिक्वायरमेंट्स कि जब आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमने बेसिकली पहले तो हमने इन जनरल पढ़ा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, फिर हमने वही फैक्टर्स को फार्मिंग के अंदर देखा कि फार्मिंग के अंदर हम अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से लेबर की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से हमें मशीन्स की, टूल्स की, मनी की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है किस तरीके से। अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वेट यस तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे। फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर फर्दर हमने देखा था फिक्स्ड एंड वर्किंग, यही हमने पढ़ा था। अब हमने इसका हम फोर्थ फैक्टर और देखेंगे, विच इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। ठीक है, so people as a resource, this is the name of the chapter number 2, people as a resource। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम्स में कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो वो तीन ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पहला है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड इज द रोल ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो एक बार अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ये तीनों फैक्टर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एजुकेशन का क्या रोल होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और किस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे हम इन अनएम्प्लॉयमेंट के, और कॉजेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म्स मेनी एक्टिविटीज व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले देखो ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज लाइक सपोज करो किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, मैं मान लो पोर्टर है कोई, तो वो क्या कर रहा है, क्ले से कुछ मतलब यूटेंसिल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो वो एक अलग एक्टिविटी हो गया। कोई ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक अलग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, कोई शॉपकीपर है वो आपको सामान बेच रहा है तो वो एक अलग एक्टिविटी हो गई। मम्मी घर पर काम कर रही है, वो एक अलग एक्टिविटी हो गई। आप जाके किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो वो एक अलग एक्टिविटी हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो ह्यूमन एज एन ह्यूमन हम करते हैं, जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हो गई उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज
और दूसरी हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसको किया जाता है फॉर मॉनेटरी गेन्स, जिससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, जिससे हमें कोई मॉनेटरी गेन मिलेगा। इसीलिए अगर किसी एक्टिविटी को किया जाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, जैसे कि मैं लॉयर हूँ, सपोज करो मैं लॉयर हूँ, तो मैं किस चीज की वजह से लॉयर हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना लॉयर, कि मैं लॉयर हूँ और मैं इन रिटर्न क्या करूंगा? मैं पैसे लूंगा। ठीक है, वो मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, मुझे इनकम मिलेगी। ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, तो उससे मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई सामान बना रहा हूँ, उसको फिर उसके बाद फर्दर बेच रहा हूँ, तो फिर उसमें मुझे बनाने में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मुझे वो मेकिंग कॉस्ट मिल रही है। तो अगर कोई भी एक्टिविटी वो मॉनेटरी गेन के लिए की जाए, किसके लिए? मॉनेटरी गेन के लिए की जाए, या फिर अपनी और टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, अपनी हमारी जितनी भी वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए की जाए, तो इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसी मॉनेटरी गेन्स के लिए नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल पूजा पाठ, अगर आप वर्शिपिंग करते हो किसी, मतलब कोई भी भगवान जी है उनकी आप पूजा कर रहे हो, किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, तो वो आप इसीलिए तो नहीं करते ना, आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, कोई मॉनेटरी गेन मिलेगा। प्रॉफिट इन द सेंस मॉनेटरी प्रॉफिट। ठीक है, मैं मॉनेटरी प्रॉफिट की बात कर रही हूँ कि आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसीलिए तो नहीं करते ना। तो हाउस कीपिंग है कि घर में हाउस कीपिंग की जाती है, मम्मी वगैरह करती है, तो वो इसीलिए तो नहीं करती कि उनको पैसा मिलेगा। पैसा तो नहीं देते ना हम उनको हाउस कीपिंग का। हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्ड, तो मतलब अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो या कोई डिसेबल्ड है उसको उसकी मदद कर रहे हो, तो आप इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि उसमें पैसा मिलेगा, वो तो सिर्फ मदद हो गई, तभी हम बोल रहे हैं हेल्पिंग। तो हेल्पिंग करने में तो कोई पैसा नहीं मिलता ना, लेकिन है तो वो एक्टिविटी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो वो एक्टिविटी जो किसी मॉनेटरी गेन के लिए ना की जाए तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी जो किसी मॉनेटरी गेन के लिए की जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो समझ आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन्स। तो जो एक्टिविटी मॉनेटरी गेन्स के लिए की जाती है और टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, ठीक है, वो एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन, जिसे किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, जिसे किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं किया जाता, वो हमारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। समझ आया? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अभी हमने एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे। तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 मेन सेक्टर्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। वन इज प्राइमरी सेक्टर, अनदर वन इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड माइनिंग। तो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है एक्टिविटीज। ठीक है, टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कौन सी आती है? सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है, जब आप कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप चीजों को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, आप उन चीजों को नेचुरली प्रोड्यूस करते हो। वो क्या होती है? नेचुरली प्रोड्यूस करते, मतलब एक तरीके से बोलते हैं प्रोडक्शन करते हो, प्रोड्यूस करते हो। एग्रीकल्चर को आप प्रोड्यूस करोगे, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग। तो यहाँ पर आप कोई भी एक, मतलब आप बोल सकते हो नेचुरल कोई प्रोडक्ट है उसको आप एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहे हो। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहे हो और उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गए। आप खुद से कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, दैट इज रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल लिया, उससे कुछ उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की और आपने एक नया कोई फाइनल गुड निकाल के लिया, ऐसा आपने नहीं किया।
वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, कोई भी एज इट इज आप लेके आ रहे हो किसी सामान को, या तो नेचुरली जो कोई सामान हो रहा है, जैसे सपोज करो डेयरी की अगर हम बात करें, डेयरी में दूध है, वो किसने दिया, काऊ ने दिया, बफेलो ने दिया, तो आपने उस मिल्क को आप ऐसे ही उठा के लेके आ गए, ठीक है, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या करोगे, मतलब आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो, प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। फिशिंग है, फिशिंग में क्या कर रहे हो आप, फिश को बस पकड़ के लेके आ रहे हो, तो मतलब नेचुरल प्रोडक्ट को आप एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहे हो, वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। आई होप कि आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम कोई भी एक नेचुरल प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी नो मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग की, फिर हमारा ये फाइनल गुड है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर में हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, हम एज इट इज किसी प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर। वेट, फिर इसके बाद आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बाद हमारा क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर के बाद अब हमारा आता है टर्शरी सेक्टर। आई होप कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कम मतलब क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन तो होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। देख लो यहाँ पर भी लिखा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड माइनिंग। इन दिस सेक्टर्स गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर। नेचर को एक्सप्लॉइट करने के बाद गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मतलब कम, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आती है। टर्शरी सेक्टर के अंदर, टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ सर्विस सेक्टर, यहाँ पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है। यहाँ पर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। अब सपोज करो टीचिंग हो रही है, ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो ये एक सर्विस ही हो गई ना। मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रही, किसी चीज को बना तो नहीं रही, ठीक है, और ना ही ऐसा है कि मैं मतलब नेचुरली किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही हूँ, ये भी नहीं हो रहा। तो ना तो प्राइमरी सेक्टर में जाएगा वो, ना ही सेकेंडरी, लेकिन वो टर्शरी में चला जाएगा। सर्विस दे रही हूँ मैं, ठीक है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं सर्विस दे रही हूँ। बैंकिंग भी क्या हो गई, सर्विस हो गई। वो आपको लोन देंगे, या फिर आपके आपके जो आपका जो पैसा है उसको वो मतलब वो लेंगे, मतलब और आप लोगों को इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक सर्विस हो गई। इंश्योरेंस देना ये एक सर्विस हो गई। हेल्थ टूरिज्म ये एक सर्विस हो गई, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आई। तो सबसे पहले हमने देखा एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉनेटरी गेन्स के लिए की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता। फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाई किया तीन सेक्टर्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर एक तरीके से वो एक्टिविटीज आती हैं जब हम किसी भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर। नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम किसी गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमने वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी। मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। हमने कोई रॉ मटेरियल लिया है, उसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ले लिए, उनको मिला मुलू के कुछ एक चीज मैन्युफैक्चर की है, वो नई चीज है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और टर्शरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब गुड्स का। टर्शरी सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। जब आप सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज को मतलब सर्विसेज की बात की जाती है जब, तो वो टर्शरी सेक्टर होता है, ठीक है। समझ आया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ
will further move to the market activities and non market activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऐसे भी क्लासिफाई किया है 3 सेक्टर्स में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऐसे भी क्लासिफाई किया है कि कुछ मार्केट एक्टिविटीज होती है और कुछ नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। जब आपको मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज करो एक फार्मर है, उसने कोई क्रॉप है उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद वो उसके कुछ पार्ट को सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेगा, और बाकी का जो पार्ट है जो सरप्लस है उसको वो मार्केट में बेचेगा, ठीक है, ये मार्केट के लिए है और ये उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी थी कि उसने ये प्रोड्यूस किया, कोई भी क्रॉप है, सपोज करो वीट है, वीट उसने प्रोड्यूस करी, तो दिस इज एन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसमें भी एक मार्केट एक्टिविटी होती है और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। तो मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जब आप वो एक्टिविटी रेन्यूमरेशन के लिए कर रहे हो। रेम्यूनरेशन के लिए का क्या मतलब है कि मतलब इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब देखो उसने ये वीट को प्रोड्यूस किया, अब वीट को एक फार्मर कुछ पार्ट वीट का सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर उसको कोई मॉनिटरी मतलब पैसे तो नहीं मिलने वाले ना, इनकम तो नहीं जनरेट होगी इससे उसकी। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्या कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? नॉन मार्केट एक्टिविटी। और जब ये वाला जो पार्ट है वो उसको मार्केट के लिए उसने रखा है, ठीक है, वो वहां पर उसको बेच देगा, वो सेल करेगा और फिर वहां पर उसको पैसा मिल जाएगा, मनी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। So production of goods and services can be classified into market activities and non-market activities. Market activities are performed for remuneration and non-market activities are the activities carried out for self-consumption. I hope आपको ये समझ आ गया होगा। अब फर्दर हम देखेंगे एक्टिविटीज ऑफ वुमेन कि वुमेन क्या काम करती हैं। वुमेन ज्यादातर वो क्या करेंगी? वो डोमेस्टिक अफेयर्स को देखेंगी, घर के कामों को देखेंगी, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, कपड़े धोना, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, हाउस कीपिंग, घर को संगवाना रखना, एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो ये जो एक्टिविटी ऑफ वुमेन हो गई, तो आप ये बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अपने बच्चों का ध्यान रखना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउस कुकिंग करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, समझ आया? अब आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? Human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in human beings population become human capital when it is provided with C। आप देखो ह्यूमन कैपिटल को समझाने का एक तरीका मैं बताती हूँ। ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, आपने इस पॉपुलेशन को एजुकेशन दी, आपने उन्हें पढ़ाया, आपने उन्हें स्किल्स दी, ठीक है, और हेल्थ का भी उनका ध्यान रखा, हेल्थ फैसिलिटीज भी आपने दी। तो यही पॉपुलेशन आगे एक ऐसी पॉपुलेशन बनी जो डेवलप्ड थी, ठीक है, और इस पॉपुलेशन के थ्रू जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया वो ज्यादा था। चलो ये तो हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, इसका नाम लिख देते हैं राम और इसका नाम रख देते हैं श्याम। श्याम है, उसने अच्छी से पढ़ाई की, एजुकेशन उसने अच्छे से ली, दूसरे उसकी हेल्थ का हमेशा से ध्यान रखा गया, उसे अच्छी डाइट मिली, ठीक है, उसके बाद उसको कोई कभी बीमार हो जाता था तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह भी ठीक हो जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज उसको सारी मिली, ठीक है, तो उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया और उसको एजुकेशन भी मिली। तो एजुकेशन मिली, सपोज करो वो पढ़ा लिखा, उसके बाद वो क्या बन गया? लॉयर बन गया। लॉयर बन गया तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लॉयर बन गया तो ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया, तो वो क्या कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और सपोज करो महीने के वो 1 लाख रुपीज पर मंथ वो कमा रहा है, ठीक है, तो और वो ये जो सैलरी है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है? जीडीपी में, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या कर रही है? बढ़ रही है क्योंकि वो कमा रहा है। अब आप केस देखो राम का।
ठीक है, राम को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी, फिर उसके बाद वो कहीं मतलब स्कूलिंग ही नहीं हुई तो हायर एजुकेशन की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली। दूसरा, उसको हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिली, ठीक है, क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि घर में पैसे वगैरह नहीं थे, तो अगर वो कभी बीमार पड़ता था तो अच्छे डॉक्टर को दिखाना नहीं हो पाता था, ठीक है, जिसकी वजह से सपोज करो उसको एक बीमारी हो गई, सपोज अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, तो उसको अस्थमा हो गया, ठीक है। अब ये जो राम है, जिसको एजुकेशन नहीं मिली, जिसको हेल्थ भी नहीं मिली, वो क्या काम करता है, सपोज करो वो फिशिंग करता है, ठीक है, वो फिशिंग करता है, वो वहां से मतलब थोड़ी बहुत सी फिश पकड़ पाता है, ठीक है, और फिर वही ले जाके फिर मार्केट में उसको बेच देता है, और ऐसे ही वो क्या करता है, उसकी अर्निंग हो जाती है, ऐसे ही वो अर्न करता है। तो जब अब वो अर्न करता है तो सपोज करो ₹10,000 वो पर मंथ कमाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जीडीपी में तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इसका, किसका, शाम का, शाम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इतना कंट्रीब्यूशन राम का नहीं है। और अस्थमा की वजह से जो जिसका वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, ये 10,000 कभी कभी सपोज करो 5,000 6,000 भी बन जाते हैं, ठीक है, और वर्स्ट केस लोगे तो हो सकता है कि कभी कभी वो काम मतलब फिश पकड़ने जा ही नहीं पाता, ठीक है, अपनी बीमारी की वजह से, और जब वो फिशिंग करने नहीं जा पाता तो वो इतना भी नहीं कमा पाता। समझ आ रहा है आपको? तो आप देख रहे हो कि एक इंसान है, उसको जब एजुकेशन वगैरह मिली तो उसने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, और एक इंसान है जब उसको एजुकेशन वगैरह नहीं मिली तो वो जीडीपी में अपना इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। तो वही हमने बोला है कि अगर सपोज करो ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन के अगर अंदर कोई भी एक इंसान है, उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की गई, ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, तो फिर उसके बाद वो जो इंसान होगा वो अब एसेट बन जाएगा, ठीक है, वो एक रिसोर्स बन जाएगा, किसके लिए, कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो एक रिसोर्स की तरह बन गया, वो एक एसेट बन गया। और अगर आप एजुकेशन नहीं देते हो, हेल्थ नहीं देते हो, तो वो इंसान लायबिलिटी बन जाएगा। ये क्या है, कुछ टाइम तक जब तक वो कर पाया, उसने कमाया, उसके बाद फिर वो क्या है, वो ऐसे ही बैठा है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मतलब डिपेंड हो गया है कि आप उसको खाना भी दोगे तो कोई दूसरा आके देगा, तो वो क्या बन गया है, लायबिलिटी बन गया है, क्या बन गया है, लायबिलिटी बन गया है, ये एक एसेट बन गया है, और दूसरा वाला क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को मतलब अच्छी करने के लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग एसेट बन जाए, ठीक है, लायबिलिटी कोई ना बने, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, सब लोग इनकम जनरेट कर रहे हो और सब लोग अपनी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, ठीक है, यही हम चाहते हैं, ठीक है। वेट, हमने यहाँ पर यही देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज embodied in human beings. Population become human capital when it is provided with better education, training, healthcare facilities. तो समझ आया कि एक पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ह्यूमन कैपिटल जनरेट होती है, ह्यूमन कैपिटल बन गया। तो ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन कब होती है, जब आप पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट किसके फॉर्म में, बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रेनिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जब इन सारी चीजों की फॉर्म में आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ आया कि ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से बनते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडेड इन ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स के अंदर स्किल्स और प्रोडक्टिव नॉलेज होना, कि एक ये ह्यूमन है, इसके पास कुछ स्किल्स है, इसके पास कुछ नॉलेज है, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना, सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सिर्फ मैं मॉनेटरी लेवल पे ही नहीं बात कर रही, इन जनरल भी उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वो वेल एजुकेटेड है, वेल स्किल्ड है, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन हम यहाँ इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नेशनल इनकम में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। So this is human capital. Human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in human beings.
population becomes human capital when it is provided better education, training and healthcare facilities. Okay, now people as a resource. People as a resource is a way of referring to countries workforce in terms of their existing skills and abilities. ठीक है, तो मतलब लोगों को एक तरीके से रिसोर्स की तरह देखना. पीपल एज अ रिसोर्स मतलब लोगों को रिसोर्स की तरह देखना, मतलब उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज को देखना कि उसके अंदर कितनी स्किल्स है. मतलब हमारे पास अगर ये वर्क फोर्स है, इतने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके पास क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं, कितने से कितने अच्छे लेवल तक का काम कर सकते हैं. ठीक है, उस उनको इस तरीके से देखना, वो होता है पीपल एज अ रिसोर्स. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जब आप ह्यूमन के अंदर, जब आप पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग वगैरह देते हो, तो फिर इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो when the existing human resource is further developed by spending on making the workforce more educated and healthy, it is called human capital formation. Clear? अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? देखो क्वालिटी कैसे है कि अगर लिटरेसी रेट अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मतलब कितने साल एक इंसान जी सकता है, एक्सपेक्टेड ईयर्स. ठीक है, सपोज एक्सपेक्टेड ईयर्स है 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तो एक इंसान जी जाएगा, और एक जगह एक्सपेक्टेंसी रेट है 60 ईयर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ वाले लोग ज्यादा जी पा रहे हैं, यहाँ वाले लोग कम जी पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर ज्यादा होगी. ठीक है, वो ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिल रही होंगी, तभी वो 60 तक जी पा रहे हैं, और यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं होंगी, तभी वो 40 में मर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी? क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है इन्हीं फैक्टर्स पे. लिटरेसी रेट, कि जितने भी ज्यादा लोग लिटरेट होते चले जाएंगे. सपोज करो जब लिटरेट होते चले जाते हैं तो गवर्नमेंट मान लो कोई स्कीम निकाल दी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल ली, लेकिन उस स्कीम को समझने के लिए, उस स्कीम के बारे में पढ़ने के लिए एटलीस्ट तुम्हें पढ़ना तो आना चाहिए ना. तो लिटरेसी रेट जितना बढ़ेगा उतनी ही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एंड स्किल्स फॉर्मेशन, की लोगों के अंदर कितनी ज्यादा स्किल्स बन रही हैं, लोग कितने स्किल्ड हो रहे हैं. ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. स्किल्ड फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, की कंट्री के लोगों ने कौन कौन सी स्किल्स को एक्वायर किया है, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो यही है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब आता है रोल ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of human resource development. In view of its contribution towards the growth of society, government expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.98% in 2002 and 3. However, our national goal is 6% of it GDP. तो रोल ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन का क्या रोल रहा है? एजुकेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में. ठीक है, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि सोसाइटी की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पहले कितना खर्चा करती थी एजुकेशन में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब अपने जीडीपी का 0.64% गवर्नमेंट एक्सपेंड करती, मतलब स्पेंड करती थी 1951-52 में. लेकिन अब 3.98% अपने जीडीपी का 2002-3 में 3.98. तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात समझ आ रही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे लोगों में इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, वो उतना ही ज्यादा रिटर्न हम लोगों को मिलेगा. ठीक है, तो नेशनल गोल हमारा इतना है. हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. हमने देख ही लिया है कौन कौन से कंपोनेंट देखे थे ह्यूमन रिसोर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, यही सारे एस्पेक्ट हैं. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड्स, जाहिर सी बात है अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो वो काम भी ज्यादा कर पाएगा और अच्छा कर पाएगा, और अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो इतने अच्छे लेवल का काम नहीं वो कर पाएगा. ठीक है, तो देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड, की कंट्री की हेल्थ स्टैंडर्ड में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया है. तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी इंडिया की
मतलब इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो 37.2 ईयर्स से बढ़ के आज कितनी हो गई है, 63.9 ईयर्स हो गई है 2001 में। 1951 में 37.2 थी, देखो ये लिखा 37.2 ईयर्स थी 1951 में, और 2001 में वो 63.9 ईयर्स हो गई है, ठीक है। सिमिलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जस्ट बॉर्न बेबी होता है, उसके मरने का रेट कि वो कितने मर रहे हैं, तो वो भी कम हो गया, 147 था, अब वो 70 हो गया है, ठीक है। 147 से 70 पे आ जाना, तो कम हो गया है, तो ये भी अच्छा है। अब देखते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो लोग जो काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग वेजेस, मतलब जो भी वेजेस में काम अवेलेबल है, उन वेजेस पे जो लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो काम मिल नहीं रहा है, ठीक है, उन्हें वो जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। पहली बात तो वर्क फोर्स के अंदर क्या आता है, वो लोग आते हैं जो काम करना भी चाहते हैं, और करना किस पे चाहते हैं, जो भी वेजेस प्रिवेलिंग वेजेस है, मान लो सपोज करो वो उन्हें टीचिंग करनी है, और उन्हें पता है उन्हें मंथ के सपोज करो 50,000 मिल रहे हैं, मंथ के 50,000 मिल रहे हैं, तो वो इस जॉब को लेना चाहते हैं, वो 50,000 ही कमाना चाहते हैं, वो काम भी करना चाहते हैं, वो 50,000 ही मिल रहे हैं तो 50,000 ही लेना चाहते हैं, लेकिन ये जॉब ही उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। when people who are working to work, मतलब who are willing to work, मतलब सपोज करो कोई एक इंसान है वो काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, सपोज करो, और कुछ एज ग्रुप भी होता है 15 to 59 ईयर्स, मान लो अगर कोई छोटा बच्चा 15 से कम का है, तो वो काम करना चाहे तो बात अलग है, लेकिन अगर वो काम नहीं करना चाहता या नहीं करता, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहला जाएगा, और ना ही 59 से ऊपर वाले लोग अनएम्प्लॉयड कहलाए जाएंगे, सिर्फ इसी एज ग्रुप वाले लोगों को आप अनएम्प्लॉयड बोल सकते हो, ठीक है। और उसमें भी उनको बोलोगे जो काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग वेजेस, लेकिन उनको काम मिल नहीं पा रहा है। सपोज कोई करो, जैसे नॉर्मली देखा जाता है हाउस वाइफ्स होती हैं, तो हाउस वाइफ्स कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करना चाहती, ठीक है, तो वो उनकी खुद की चॉइस है, तो आप उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगी क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहती। तो वो लोग जो काम करना चाहते हैं एट द प्रिवेलिंग वेजेस और इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बार इसको पढ़ लो। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर willing to work at the prevailing wage rate cannot find jobs. When we talk of unemployed people, we are refer to those in the age group of 15 to 59 years, okay. Children below 15 years of age and the older people above 60 are not considered while counting the number of unemployed. समझ आया। अब आता है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके की है इंडिया के अंदर। तो अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जब लोगों को सपोज करो ये पूरा साल है, साल के कुछ टाइम पे तो काम मिल जाता है, सपोज करो शुरू के 3 मंथ्स है, इनमें काम मिल गया, फिर काम नहीं मिला, फिर काम मिल गया, फिर सपोज 2-3 महीने के लिए फिर काम मिल गया, फिर 4-5 महीने के लिए फिर काम नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, की मतलब जब लोगों को काम नहीं मिलता ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, पूरे साल के कुछ महीनों में जब उनको काम नहीं मिलता ऑफ सीजन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फार्म लेबरर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? जैसे सपोज करो वीट है, ठीक है, वीट को पहले क्या किया गया है, सोइंग की गई है, ठीक है, बीज वगैरह को उगाया गया है, तो उसको सोइंग के टाइम पे लोगों को काम मिल जाएगा कि आप ये काम करो, ठीक है। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे मिलेगा, सपोज करो उसके बीच में जब ये प्रोडक्शन हो रहा था इसका, वो तो नेचुरली होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे काम नहीं मिला, हार्वेस्टिंग के टाइम पे मिल जाएगा और इनिशियल टाइम पे मिल जाएगा। तो बात तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगी, फार्म लेबर्स के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर रूरल एरियाज में देखने के लिए मिलती है। ये क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई एक काम है, सपोज करो दिस इज अ लैंड, ठीक है, यहाँ पर आपको फार्मिंग करनी है, और फार्मिंग करने के लिए सपोज करो 5 लोगों की जरूरत है इन एक्चुअल, लेकिन क्योंकि ये जो लैंड है वो ओन किया जाता है सपोज करो 10 लोगों के साथ, 10 लोगों का ये लैंड है, तो 10 के 10 लोग इसी पे काम कर रहे हैं,
लेकिन इस पे काम करने की जरूरत कितने लोगों की है? 5 लोग। मतलब 5 लोग अगर काम करेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा, 5 लोग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जबरदस्ती 10 लोग उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर लगे हुए हैं एक काम के अंदर, ठीक है, काम उतना ही हो रहा है, ठीक है, इस लैंड पे ही काम करना है और जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकल के आ रहा है उतना ही निकल रहा है। वो 5 लोग भी करेंगे तब भी उतना ही रहेगा और 10 लोग भी करेंगे तब भी उतना, लेकिन 10 लोग लगे पड़े हैं, तो उसमें जो वो 5 होंगे वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, तो disguised unemployment refers to a situation wherein the number of workers in a job is more than actually required to do the job। कि मतलब किसी काम को करने के लिए जितने एक्चुअल में रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये भी ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अब आता है कंसिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंसिक्वेंस है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब जाहिर सी बात है, मैन पावर रिसोर्स है, ठीक है, ये वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, ये रिसोर्सेज हैं, एक रिसोर्स की तरह हम उनको देख रहे हैं, तो वो तो उनकी तो वो तो वेस्ट हो जाएंगे ना। अगर ये लोग काम नहीं कर रहे तो ये जो काम कर सकते थे और जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता था इकोनॉमी में वो नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो वो वेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। अब देखो, अब ये तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट, लेकिन अब ये लोग क्या हो गए, ये बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए ना, तो ओवर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। ठीक है, किसके? अनएम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड वालों के ऊपर डिपेंड हो गए एक तरीके से, तो वो डिपेंडेंस बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ जाता है। कि देखो, ये जो प्रोडक्शन, एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि घर में कमाने वाला तो एक है लेकिन खर्चा करने वाले 5 लोग हैं। ठीक है, तो ये एक लोग ही 5 लोगों का खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक, मतलब एक तरीके से देख रहे हो इसके ऊपर ओवरलोड आ गया है ना। तो वही कंट्री का बात है, तो कंट्री के अंदर अगर सपोज करो कमाने वाले 10,000 हैं और खाने वाले 50,000 हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक ओवरलोड की सिचुएशन आएगी या नहीं आएगी? वही बात बोली है इन्होंने यहाँ पे। अब थर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। जाहिर सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लोगों के ऊपर, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जब वो उसको पूरा नहीं कर पाते तो सोशल अनरेस्ट और टेंशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं, तो वो एक हेल्दी सिनेरियो नहीं होता। समझ आया? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे अनएम्प्लॉयमेंट के। आई होप ये आपको ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली समझ आया होगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर हैं और हमें उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप उस चैप्टर को एनसीईआरटी में से पढ़ोगे और आप देखोगे कि यही पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए। ऑब्वियसली एनसीईआरटी को सबको पढ़ना चाहिए, इसके बिल्कुल मत करो एनसीईआरटीज, बिकॉज एनसीईआरटीज आपको बहुत अलग तरीके से चीजों को समझाती हैं, सिखाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश की है एक समरी की तरह आपको, हम एक चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू देने का कोशिश की है कि आप ये समझ सकें कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और मतलब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया है और किस तरीके से किया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस डाउट को जरूर आंसर करूंगी। ठीक है, थैंक यू।